को गुड, आई थिंक आ रही है। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम कहां तक आ गए थे? इटरेटर हमने देख लिया था, राइट। ठीक है, तो हमने इटरेटर देखा था, ठीक है। कलेक्शन में से जब भी हम वैल्यूज को गेट करते हैं, कीज को गेट करते हैं, तो हमको यूज करना पड़ता है इटरेटर, राइट। इटरेटर में 3 मेथड्स होती है हमारी, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव, ठीक है। ये 3 क्या होती है हमारी मेथड्स होती है। ये देखिए, सेट में से डेटा निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, इटरेटर आई टी इक्वल टू एस डॉट इटरेटर, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। वेक्टर से निकालना है तो भी मैं यूज करूंगा इटरेटर, राइट। उसी के साथ में अगर मैप से निकाल रहा हूँ, मैप में क्या होता है, हमेशा की एंड वैल्यू पेयर होता है। ये देखिए, ये क्या है यहाँ पर, की है, और क्या है साथ में, वैल्यू है। तो एम डॉट पुट की और वैल्यू, की और वैल्यू, की और वैल्यू। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, इंटीजर आई इक्वल टू एम डॉट गेट की। तो जैसी मैंने की निकाली, आ रहा समझ में, तो मैंने सारी कीज यहाँ पर, सिंगल की निकालने के लिए मैं ये लिखूंगा एम डॉट गेट, मल्टीपल कीज निकालने के लिए क्या लिखूंगा मैं, की सेट, ठीक है। तो एम से क्या निकाल लूंगा मैं, इस ऑब्जेक्ट से की सेट निकाल लूंगा और एक एक करके उनको प्रिंट करवा लूंगा, ठीक है। प्रोग्राम हम देख चुके हैं कल इनके। एस टेबल हैश में देखा हमने, अगेन सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, मेन डिफरेंट यही है सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनाइजेशन का। वेक्टर अरे लिस्ट, अगेन मेन डिफरेंस सिंक्रोनाइजेशन एसिंक्रोनस, ठीक है। अरे लिस्ट क्या होती है, एसिंक्रोनस होती है, मल्टीपल यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं अरे लिस्ट को। और वेक्टर अगर मैंने बनाया है तो एक बार में एक यूजर उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अब ये वाली स्लाइड से हमको देखना था, राइट। अब ये सब इनिशियलाइज कैसे होते हैं, जैसे आप वेक्टर को लिखते हो, वेक्टर v इक्वल टू न्यू वेक्टर, तो जावा क्या करता है, जेडीके डिफॉल्ट कैपेसिटी उसकी 10 सेट कर देता है। कितनी कर देता है, 10। तो आप कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड इसके अंदर डाल सकते हो, 10, ठीक है। आ रहा है समझ में। और 10 जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट, ठीक है, वापस से 10 से उसको इंक्रीज करता चले जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक ही बार में मेमोरी में 100 नंबर, 100, अगर मैं यहाँ पर 100, यहाँ पर अगर 100 होता तो मेरी 90 मेमोरी क्या होती, यूटिलाइज नहीं होती, वो क्या होती है, अननेसेसरी मेमोरी होती है। तो मैंने क्या करा, उसको 10 डाला है यहाँ पर, ठीक है। डिफॉल्ट क्या है, 10। और हर बार जब मैं 11वां डेटा डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 11 से लेकर 20 तक, फिर क्या होगा, वेक्टर का साइज इंक्रीज हो जाएगा, राइट। वेक्टर का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। आ रहा है समझ में। तो इन्होंने क्या करा, डिफॉल्ट 10 दे दिया हमको कि आप 10 यूजर का डेटा डाल सकते हो उस वेक्टर के अंदर। आ रहा है समझ में। जैसे आप 10 डालोगे तो 10 हो जाएंगे इसके अंदर, 11 आप डालोगे तो 11 से 20 की मेमोरी फिर से एलोकेट करने वाला है। फिर आपने बोला कि नहीं, हमको तो 20 डेटा डालना है, हमको तो 20 डेटा डालना है, तो आप हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पर पास कर देंगे, जैसा कि आप पास करते थे अरे के अंदर। तो आप लिखोगे वेक्टर v इक्वल टू न्यू वेक्टर 20, तो इनिशियल कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, 20। बाय डिफॉल्ट कितनी रहेगी, 10। बाय डिफॉल्ट इसका साइज क्या है, 10। और मैंने बोला नहीं, मुझे तो 20 स्टूडेंट का डेटा डालना है, ठीक है। तो मैंने हार्ड कोडेड कितनी डालती उसके अंदर, 20। आ रहा है समझ में, 20। अब अगली बार जब ये 21 करूंगा मैं तो कितने से इंक्रीज हो जाएगा, ये 20 से। तो अब अगली बार इसकी साइज क्या हो जाएगी, 40। आ रहा है समझ में। फिर मैंने यहाँ पर करा वेक्टर v इक्वल टू न्यू वेक्टर, शुरू में 20 से इनिशियलाइज करो, बाद में 15-15 बढ़ाते जाओ। शुरू में 20 से इनिशियलाइज करो, शुरू में इसका साइज कितना रहेगा, 20, बाद में बोला इनिशियल कैपेसिटी 20 एंड देन इंक्रीज बाय 15। हर बार 15-15 से बढ़ाते चलना। तो 20 तो शुरू में मिल गया, 15 बढ़ा तो 35 हो गया, फिर 15 बढ़ाए तो कितना हो गया, 50। आ रहा है समझ में। तो ये डिफॉल्ट टेबल, ये सब हैंडल वही करता है, समझने के लिए आपकी, ठीक है। अगर हमको हार्ड कोडेड लिखना है, हमको हमारा इनिशियलाइजेशन और हमको इंक्रीज बताना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 पैरामीटर इस तरीके से यहाँ पर पास करने वाले हैं।
इसी तरीके से अरे लिस्ट का डिफॉल्ट क्या होता है 10, ये आप लिख नहीं रहे हो, बाय डिफॉल्ट उसको मेमोरी एलोकेट कितनी होगी एल में 10, ये समझो एल वेरिएबल है तो उसके अंदर कितना इंडेक्सिंग बन गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आ रहा समझ में। तो एक क्या बन गया यहाँ पर, ये 9 ब्लॉक बन गए, यहाँ पर क्या बन गए 9 ब्लॉक, पहले में कुछ और है, दूसरे में कुछ और है, तीसरे में कुछ और है, चौथे में कुछ और है, आ रहा है समझ में। इसी तरीके से होता है हैश टेबल, ठीक है, तो हैश टेबल का भी डिफॉल्ट 10 हुआ और हमने क्या करा उसको 20 से इंक्रीज कर दिया, 20 हमने उसके अंदर इनिशियल कैपेसिटी डाल दी है, तो हर बार क्या होगा ये 20-20 करके बढ़ते चले जाएगा, राइट। और इसी के अंदर एक मेथड होता है एल डॉट कैपेसिटी, नीचे देखिए आप क्या होता है एल डॉट, एल का एल कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वाला एल, ये रहा अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट एल, तो एल डॉट कैपेसिटी, तो जैसे ही मैंने करा कैपेसिटी तो वो क्या कर देता है कैपेसिटी को गेट करके रिजल्ट दिखा देगा। और हमें एक और चीज हम यूज करते हैं साइज, एल डॉट साइज यूज करते हैं, तो वो भी क्या करेगा हमारे को उसकी लेंथ बताने वाला है, साइज बताने वाला है। इसी तरीके से अभी हमने देखा था इटरेटर, हमने क्या देखा था इटरेटर, ये देखिए फिर से हम देखेंगे। अब इटरेटर बोलता है कि मेरे अंदर 3 मेथड है, हैशनेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव, हैशनेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। इटरेटर में क्या है रिमूव मेथड है, आ रहा है समझ में, इटरेटर में क्या है रिमूव। तो जब भी आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कलेक्शन को रिमूव करना चाहते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे मैं माइकल को रिमूव करना चाहता हूं तो मैंने कहीं पर लिखा था, है ना, एल डॉट रिमूव, तो वो वाला वेरिएबल क्या होता मेरा, ठीक है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया था रिमूव हो गया था, ऑब्जेक्ट का एक एलिमेंट रिमूव हो गया था। इसी तरीके से हमारे पास में होता है जावा के अंदर इनुमरेशन, क्या होता है इनुमरेशन, ये भी क्या करता है इटरेट करता है, ये भी वैल्यूज को क्या करता है इटरेट करके गेट करता है, ठीक है, इटरेट करके। तो इसके अंदर क्या होती है रिमूव मेथड नहीं होती है, इसके अंदर रिमूव मेथड नहीं होती है। इंटरव्यूअर आपसे पूछने वाला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटरेटर एंड इनुमरेशन, तो आप बोलोगे इटरेटर के अंदर रिमूव मेथड होता है और इनुमरेशन के अंदर रिमूव मेथड नहीं होता है। अब इसका यूज क्या है, हम कब यूज करेंगे इनुमरेशन, हम कब यूज करेंगे इटरेटर, तो हम बोलेंगे व्हेन वी वांट टू मेक आवर कलेक्शन रीड ओनली, when we want to make our collection read only, that time we are using enumeration। जब हम सिर्फ पढ़ने वाला बनाना चाहते हैं, उसको रीड करने वाला बनाना चाहते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे enumeration। और जब हम डेटा को डिलीट भी करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे इटरेटर। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। enumeration कब यूज करेंगे जब रीड ओनली बनाना है। इटरेटर एंड enumeration बोथ आर सेम, बट इटरेटर हैज वन एडिशनल मेथड रिमूव। इटरेटर के अंदर क्या होती है एक एडिशनल मेथड रिमूव होती है, और इनोवेशन के अंदर क्या होती है रिमूव मेथड नहीं होती है, ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो आप कहोगे व्हेन वी वांट टू मेक आवर कलेक्शन रीड ओनली, दैट टाइम वी आर यूजिंग इनुमरेशन, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ये है, मैंने कुछ थ्योरी भी इसके अंदर लिख दी है, आप इसको पढ़ लेना, बाकी जो मैं बता रहा हूँ वही है। और इनुमरेशन क्या होता है सिंक्रोनाइज होता है, क्या होता है ये सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है। तो इनुमरेशन का मैंने एक मैंने क्लास बनाई इनोवेशन क्लास, ठीक है, देख पा रहे हैं, क्लास बनाई। अगेन मैंने बोला कि यार मुझे मेन मेथड बनाना ही पड़ती है किसी कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। तो मैंने क्या करा यहाँ पर एक मेन मेथड बनाई, ठीक है, एक वेक्टर बनाया मैंने जनरिक से। अभी हम आगे देखने वाले हैं आगे वाले टॉपिक्स में, ये मैंने क्या यहाँ पर यूज किया है, मैंने वेक्टर बनाया मंथ नेम इक्वल टू न्यू वेक्टर। और वेक्टर भी क्या होता है सिंक्रोनाइज होता है, ठीक है, वेक्टर भी क्या होता है सिंक्रोनाइज होता है, मतलब एक ही यूजर इस क्लास के अंदर यूज एक्सेस कर पाएगा, मल्टीपल यूजर्स नहीं कर पाएंगे। जब पहला यूजर इसको छोड़ देगा एक्सेस करके, फिर क्या होगा दूसरा यूजर इसको एक्सेस कर लेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करा जनवरी फरवरी मार्च मैंने 12 महीने इसके अंदर डाल दिए, राइट। अब इन्यूमरेशन का मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर वैल्यूज को एलिमेंट्स को गेट करने के लिए, ठीक है। तो इटरेटर में हम क्या करते थे इटरेटर आईटी इक्वल टू बनाते थे, इटरेटर इक्वल टू न्यू, और उसके अंदर फिर क्या लिखते थे आईटी डॉट हैज नेक्स्ट नेक्स्ट लिखते थे। तो उसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं इन्यूमरेशन। तो इन्यूमरेशन कैसे लिखते हैं हम, इन्यूमरेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, आ रहा समझ में, कुछ भी बन सकता है यहाँ पर इन्यूमरेशन EN भी लिख सकता हूँ, इन्यूमरेशन
मंथ भी लिख सकता हूँ, मंथ्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, इन्यूमरेशन में ये देखिए ऑब्जेक्ट पास करा मैंने वेक्टर का, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एलिमेंट्स, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर डॉट एलिमेंट्स। तो जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी आपके महीने हैं जनवरी फरवरी, वो किसके अंदर आ गए, इस मंथ नाम के ऑब्जेक्ट में आ गए। फिर मैंने अगेन लूप चलाया, वाइड लूप, मैंने लिखा मंथ, मंथ डॉट हैज मोर एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी मेथड है, मतलब इसके अंदर मेथड है हैश मोर एलिमेंट्स और नेक्स्ट एलिमेंट, आ रहा समझ में। उसके अंदर क्या थी हमारी, हैश नेक्स्ट और नेक्स्ट थी। इसके अंदर क्या है, हैश मोर एलिमेंट्स एंड नेक्स्ट एलिमेंट। फिर मैंने लूप को घुमाया, और कब तक घुमाया, जब तक उसमें आखिरी एलिमेंट नहीं मिलता है। अब उसको हम रन करके देखेंगे, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो जितने भी मेरे मंथ्स हैं वो क्या करा उसने, स्टेप बाय स्टेप मेरे को आउटपुट दे दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर रिमूव मेथड नहीं होती है, और इटरेटर के अंदर क्या होती है, रिमूव मेथड होती है। अगर इटरेटर होता है यहाँ पर तो क्या होता है, अभी यहाँ पर मैं लिखता है पर मंथ डॉट रिमूव लिखता तो रिमूव मेथड आ जाती है, ठीक है। मगर इनोवेशन के अंदर रिमूव मेथड नहीं होती है। तो जब भी आप कलेक्शन को रीड ओनली बनाना चाहते हैं, जब आप यूज करेंगे इनोमरेशन, राइट। ठीक है, आ रहा समझ में, गुड। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि इंटरव्यू विल आस्क यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड वेक्टर, डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल, सिंक्रोनाइज क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इटरेटर, ठीक है। अब इसके बाद में हम कल से या परसों से सारी थ्योरीज लिखने वाले हैं, नोट्स हमारे लिखने वाले हैं, राइट। अब कभी कभी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है, रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है कभी कभी कि हम तो अरे लिस्ट को भी सिंक्रोनाइज बनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, अरे लिस्ट को भी सिंक्रोनाइज बनाना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हम जानते हैं अरे लिस्ट सिंक्रोनाइज नहीं होता है, अरे लिस्ट सिंक्रोनाइज होता है नहीं होता है, मतलब उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अरे लिस्ट को सिंक्रोनाइज बना देता हूं। तो सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए मुझे कलेक्शन फ्रेमवर्क एक मेथड देता है, कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट। क्या देता है, कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट। तो इस एल को मैं जब यहाँ पास करूंगा तो मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी, सिंक्रोनाइज हो जाएगी। आ रहा है समझ में, मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी, सिंक्रोनाइज हो जाएगी। इसी तरीके से मैं सेट को अगर सिंक्रोनाइज बनाता हूं तो मैं लिखूंगा कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज सेट। तो क्या हो जाएगा, मेरा मेरा कलेक्शन, मेरा सेट क्या बन जाएगा, सिंक्रोनाइज बन जाएगा। इसी तरीके से मैप, अगर मैं मैप क्या लिख दूंगा, कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज मैप, तो मेरा मैप भी क्या बनने वाला है, सिंक्रोनाइज बनने वाला है, ठीक है। अब सिंक्रोनाइज बनाना क्यों जरूरी है, किस लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं सिंक्रोनाइजेशन में एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर दी रिसोर्सेज। अरे लिस्ट हमारा एसिंक्रोनस होता है, मगर मगर चलते चलते कभी भी प्रोजेक्ट में हमको जरूरत पड़ गई कि नहीं, अब मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट हमको नहीं चाहिए, मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ इस रिसोर्स को एक्सेस करें हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या यूज करने वाले हैं, कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज, ठीक है, मेथड यूज करने वाले हैं। इसका भी एग्जांपल है हमारे पास, हम देखेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने सिंपल एक क्लास बनाई, आप कोई सा भी एक नाम ले सकते हैं सुंदर सा। फिर मैंने एक मेन मेथड बनाई, राइट, एक मैंने मेन मेथड बनाई। अब मेन मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने एक अरे लिस्ट बनाई फ्रूट नाम से, आ रहा समझ में, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या कर दिया इसमें, ठीक है, मैंगो बनाना, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ये मेरी कुछ स्ट्रिंग पास कर दी मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर, आ रहा समझ में। अब अरे लिस्ट जब भी क्रिएट होता तो इनिशियल कैपेसिटी कितनी होती है उसकी, 10। तो कितने बॉक्स बन जाएंगे यहाँ पर, 10, 0 to 9। अब पहले बॉक्स 0 में क्या चला जाएगा, मैंगो, पहले में बनाना, दूसरे में एप्पल, तीसरे में स्ट्रॉबेरी, चौथे में पाइनएप्पल। अब फिर भी मेरे 6 बॉक्स खाली है, मैं चाहूं तो 6 यहाँ पर और ऐड कर सकता हूं, और 7वां 8वां, ठीक है, जैसे मैं 11वां ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये 10 से फिर इंक्रीज हो जाएगा, 10 के नीचे फिर नया बॉक्स कितना बन जाएगा, आ रहा है समझ में, 10 का बन जाएगा। अब सिंक्रोनाइज क्या बोलता है, ठीक है, ये लिस्ट हमारी कौन सी अभी एसिंक्रोनस है, कौन सी है ये, एसिंक्रोनस है।
और जैसे ही मैं इसमें लिखता हूँ कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट और इस लिस्ट को पास करता हूँ, ये देखिए मैंने लिस्ट को पास कर दिया यहाँ पर। अभी लिस्ट क्या बन गई मेरी, सिंक्रोनाइज बन गई। फ्रूट लिस्ट सिंक्रोनाइज्ड क्या हो गई, फ्रूट की लिस्ट सिंक्रोनाइज हो गई। अब क्या हो सकता है, इसको एक बार में एक ही यूजर एक्सेस कर सकता है। अब जावा बोलता है कि जब भी आप सिंक्रोनाइज लिस्ट को करते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा सिंक्रोनाइज ब्लॉक। क्या यूज करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, we must use synchronized block to avoid non-deterministic behavior। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पक्का करना। वो ठीक है, जावा इंश्योर करना चाहता है, पक्का करना चाहता है। ठीक है, क्या पक्का करना चाहता है कि हाँ ये लिस्ट सिंक्रोनाइज ही है, और उसको आप जब सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर लिख लोगे तो 100% ये क्या हो जाएगी, सिंक्रोनाइज डेटा हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में। हम किसी भी दुआ को पढ़ने के बाद में आमीन बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं, हम पक्का करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, पक्का करते हैं, राइट। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर एक लिस्ट को यहाँ पर पास करा, सिंक्रोनाइज बना ली। बट अभी भी मैं श्योर नहीं हूं, अभी भी मैं श्योर नहीं हूं कि सिंक्रोनाइज लिस्ट होने वाली है। तो सिंक्रोनाइज लिस्ट होने वाली है, उसको मैं और पक्का कैसे करूंगा, सिंक्रोनाइज ब्लॉक को लिखने के बाद में। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट पास करी, कौन सी वाली, ये वाली एसिंक्रोनस वाली, और मैंने लिख दिया कलेक्शंस डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट। ठीक है, कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट। तो अब ये लिस्ट किसके अंदर आ गई, ये सारा डेटा किसके अंदर उठ के आ गया, फ्रूट लिस्ट सिंक्रोनाइज्ड के अंदर आ गया। ठीक है, अभी किस टाइप की थी, लिस्ट टाइप का था, तो मैंने क्या करा, उसको गेट कर लिया फ्रूट लिस्ट सिंक्रोनाइज के अंदर। और मैंने क्या करा, सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखा, ये देखिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखा, कर्ली ब्रेसेस चालू, कर्ली ब्रेसेस बंद। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या करी, लिस्ट पास कर दी। क्या पास कर दी, ये देखिए लिस्ट पास कर दी। और फिर मैंने इटरेटर घुमाया यहाँ पर, इटरेटर आईटी इक्वल टू फ्रूट सिंक्रोनाइज लिस्ट डॉट इटरेटर। अब इटरेटर के अंदर दो मेथड होती है, हेज नेक्स्ट और नेक्स्ट। तीसरी होती है रिमूव, तो मैंने रिमूव यूज करिए नहीं किए, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको इटरेट करके लिस्ट को गेट कर लिया। तो आप तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे पूछेगा कि हाउ कैन वी सिंक्रोनाइज अरे लिस्ट, तो आप बोलोगे we have to use collections dot synchronize list to synchronize our array list, to synchronize our map, to synchronize our set। आ रहा है समझ में। कभी कभी हमको इसकी जरूरत पड़ती है किसी लिस्ट को सिंक्रोनाइज करने के लिए। ठीक है, चला के देखेंगे हम इसको, आउटपुट हमारा सेम होने वाला है। क्यों, क्योंकि लिस्ट इज अ ऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑर्डर में आप डालोगे उसी ऑब्जेक्ट में आप निकालोगे। आ रहा है समझ में। ठीक है, कोर्स में जरूर देने वाला हूं आपको, आप चला चला के देखिएगा। इसी तरीके से मैंने सेट को भी सिंक्रोनाइज बनाऊंगा, तो कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज सेट, यहाँ पर लिस्ट लिख रहा था मैं, अगर अरे लिस्ट को बना रहा था तो मैप लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज मैप। वेरी सिंपल। अब हम देखने वाले जेनेरिक्स। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स में जेनेरिक्स देखने वाले हैं। जेनेरिक्स क्या होता है, ठीक है, तो जेनेरिक्स प्रोवाइड्स अ वे फॉर यू टू कम्युनिकेट द टाइप ऑफ कलेक्शन टू द कंपाइलर। जेनेरिक्स क्या करता है, एक माध्यम है, एक मीडियम है, किसका है, आप जो भी डेटा लिख रहे हो तो कंपाइलर को आप क्या कर दोगे, पहले से ही बता दोगे कि यार मैं इस टाइप का डेटा यूज करने वाला हूँ, स्ट्रिंग टाइप का यूज करने वाला हूँ, इंटीजर टाइप का यूज करने वाला हूँ, बुलियन टाइप का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले से डिक्लेयर कर दोगे कि हमारा डेटा किस टाइप का होने वाला है। डिफाइंस टाइप ऑफ कलेक्शन टू कंपाइलर। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ है, जेडीके 1.5 में, जावा जेडीके जब आया था, ठीक है, 1.5 वर्जन जब आया था तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज कॉल्ड जेनेरिक्स। ठीक है, उसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। पहले इसको समझते हैं, जेनेरिक के पहले क्या होता था और जेनेरिक के बाद में अब क्या होता है। तो आप एक अरे लिस्ट बनाते हैं इस तरीके से, अरे लिस्ट l इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, आप डालते हैं उसके अंदर l डॉट एड 1, l डॉट एड 2, आपने दो वेरिएबल डाल दिए यहाँ पर। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट डाल दिए। अब जब आप लिखते हो गेट मेथड, आप क्या लिखते हो, गेट मेथड, तो इंडेक्सिंग क्या है, 1 है, 1 पे क्या आएगा ये, ठीक है, इंडेक्सिंग आएगा। तो आपने जैसे लिखा डॉट गेट l डॉट गेट 1, ठीक है, तो ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, ये डबल कोट्स के अंदर है, मतलब क्या है, ये स्ट्रिंग है। तो जैसे आपने लिखा इंडेक्सिंग 1, और क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है, और आपको स्ट्रिंग के अंदर ही उसको गेट करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ता था टाइप कास्टिंग।
आपको, आप इंटीजर से किस पे आ रहे हो, इंटीजर से आप स्ट्रिंग पे आ रहे हो, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर स्ट्रिंग, और आपने क्या करा, इसको प्रिंट करवा लिया यहाँ पर। ठीक है, आ रहा समझ में? ये बिफोर जेनरिक्स। अब देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको बिफोर जेनरिक्स का। ये देखिए बिफोर जेनरिक्स क्या हो रहा था, मतलब जेनरिक यूज करने के पहले किस तरीके से आप यूज कर पा रहे थे। तो आप क्या कर रहे थे, एक सिंपल क्लास बना रहे थे, मेन मेथड बना रहे थे, आपने का लिस्ट लिया, नेम इक्वल टू न्यू लिस्ट, आ रहा समझ में, और आपने वेरिएबल, आपने डेटा डाल दिया इसके अंदर, फिल कर दिया डेटा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कर दिया आपने। अब आपने क्या करा, जीरो इंडेक्स पे क्या है, आरिफ है, जीरो इंडेक्स पे क्या सेट हुआ, आरिफ है, तो इसकी वैल्यू जब आप गेट कर रहे हो तो आपने क्या करा यहाँ पर, ये देखिए आपने क्या करा, नेम्स डॉट, नेम्स ये है अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट, नेम्स डॉट गेट जीरो, जीरो इंडेक्स पे क्या है, तो आपने बोला ये इंटीजर टाइप का है, क्योंकि गेट नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लिखूंगा तो वो क्या देगा मुझे, कंपाइलेशन एरर देने वाला है। ये देखिए देने लग गया है, वो बोल रहा है कि नहीं ये तो इंटीजर टाइप का आप गेट कर रहे हो, जीरो, जीरो इंडेक्स आप क्या गेट कर रहे हो, इंटीजर टाइप का, आपको उसको कास्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, उसको स्ट्रिंग में कास्ट कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या कर दिया मैंने, कास्ट कर दिया। आ रहा समझ में? तो जैसे स्ट्रिंग में कास्ट करा तो एरर भी दूर हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इस नेम को प्रिंट करा के देखूंगा। ये जेनरिक से पहले इस तरीके से हमको लिखना पड़ता था, कास्टिंग करना पड़ती थी। क्या करना पड़ती थी, कास्टिंग करना पड़ती थी। ठीक है, अभी मैं इंटीजर वाला भी चला के देखता हूँ इसी तरीके से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जीरो इंडेक्स को प्रिंट कराने की कोशिश करी यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको फिर चलाता हूँ। रिजल्ट हमारा क्या आने वाला है, कौन सा एरर आया, ये क्लास कास्ट का आया है। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर, जीरो इंडेक्स पे क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर, और इंटीजर के अंदर, इसके अंदर वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो ये क्या हुआ, हमारा कास्टिंग एक्सेप्शन आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आया समझ में? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको गेट करूंगा जीरो इंडेक्स को, और वैल्यू इसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, उसको गेट करके मुझे यहाँ पर टाइप कास्टिंग करना पड़ रही है। क्या करना पड़ रही है, टाइप कास्टिंग। ठीक है, मुझे बताना पड़ रहा है इसके अंदर जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप की है। जीरो के अंदर जो आरिफ है, जीरो के अंदर जो आरिफ है वो कौन सा टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ रहा है किसको, कंपाइलर को, क्या स्ट्रिंग टाइप का इसके अंदर स्टोरेज कर रखा है मैंने जीरो पे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसको डिफाइन कर दिया कि स्ट्रिंग टाइप का है। राइट, फिर राइट क्लिक करके मैं जैसे रन करता हूँ तो उसने मेरी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया। उस वेरिएबल को मैंने क्या करा, इस नेम नाम के वेरिएबल में होल्ड कर लिया। ठीक है, और होल्ड करके मैंने उसको क्या करा, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब जेनरिक्स के बाद में क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बिफोर जेनरिक्स। जेनरिक के पहले मुझे क्या करना पड़ता था, टाइप कास्टिंग, दैट इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं। अब जब जेनरिक्स आ गया तो जेनरिक्स के बाद में मुझे क्या करना पड़ा, ये देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जेनरिक्स आने के बाद में, इधर क्या हो ना, जेनरिक्स आने के बाद में क्या हुआ, ये देखिए जेनरिक्स आने के बाद में क्या हुआ, मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि अरे लिस्ट नेम्स इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, मैं जितने भी डेटा यूज करने वाला हूँ सब स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। किस टाइप का रहेगा, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब स्ट्रिंग टाइप के डेटा डाल दिए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर इंटीजर डालूंगा तो ये चलेगा, ये कंपाइलेशन एरर मारने लग जाएगा। मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने 10। ठीक है, देख रहे हो आप, इसने कंपाइलेशन एरर मारना चालू कर दिया है। वो बोल रहा है कि नहीं आप यूज कर रहे हो जेनरिक्स, और जेनरिक्स में आपने क्या पास करा है, स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग टाइप का ही आप लिख, मैं आपको परमिशन दूंगा लिखने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये स्ट्रिंग डाल दी। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में? तो मैंने क्या करा, स्ट्रिंग, दैट इज कॉल्ड जेनरिक्स। ये देखो ये आपका लेस देन और ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगा के आप उसके अंदर क्या पास कर दोगे, स्ट्रिंग। यहाँ पर भी आप क्या पास कर दोगे, स्ट्रिंग। तो आप कंपाइलर को पता लग गया है, सुबह नहीं लाए थे क्या, तो कंपाइलर को हमने क्या पास कर दिया कि मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करने वाला हूँ, स्ट्रिंग टाइप का। तो मैंने कंपाइलर को पहले ही बता दिया कि मैं जितना भी डेटा डालूंगा वो कौन सा डालने वाला हूँ, स्ट्रिंग टाइप का, और जो भी गेट करूंगा मैं कौन सा करूंगा, स्ट्रिंग टाइप का। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू नेम्स डॉट गेट जीरो,
तो 0 पे आरिफ है, यहाँ पर गेट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर टाइप कास्टिंग वाला, ठीक है, ब्रैकेट डाल के स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसी तरीके से मैं इटरेटर को भी बोल दूंगा। मैंने किसको बोल दिया? इटरेटर को, कि अरे मैं तो स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही गेट करने वाला हूँ, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट पास करने वाला हूँ। तो मैंने इटरेटर को बोला, इटरेटर स्ट्रिंग it इक्वल टू नेम्स डॉट इटरेटर। नेम्स कौन सा है हमारा? ये रहा डेटा, ठीक है। तो नेम्स के अंदर क्या आ गया? इस नेम्स डॉट इटरेटर के अंदर क्या आ गया? इस आईटी के अंदर ये सारी वैल्यूज आ गई, आरिफ, माइकल, जे, विजय। और फिर मैंने क्या करा, उसको नीचे घुमा के और एक एक करके मैंने उसको प्रिंट कर लिया है। तो इटरेटर को भी मैंने जेनरिक बता दिया है कि मैं क्या गेट करने वाला हूँ, स्ट्रिंग टाइप का डेटा गेट करने वाला हूँ। राइट क्लिक करके मैं रन करूंगा इसको, ये देखिए, तो ये क्या हो गया? गेट होके आ गया। और इधर पे मुझे क्या लिखना पड़ रहा था? मुझे यहाँ पर टाइप कास्ट करना पड़ रहा था, बताना पड़ रहा था कि डेटा स्ट्रिंग टाइप का है, होने वाला है। आ रहा है समझ में? तो जेनरिक्स ये होता है। अब इसके अंदर, ठीक है, आवर लिस्ट ये मेरी किस टाइप की? स्ट्रिंग टाइप की है। मैं चाहूं तो उसको इंटीजर टाइप में भी ले सकता हूं। आ रहा समझ में? मगर मुझे फिर यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा? इंटीजर वैल्यू, ठीक है। क्या पास करना पड़ेगी? ये इंटीजर वैल्यू। ये देखिए एरर चला गया। अब इटरेटर को भी मुझे क्या बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी वैल्यू इटरेट कर रहा हूं? इंटीजर वाली। दैट इज कॉल्ड जेनेरिक्स, ठीक है। क्या होता है? जेनेरिक्स होता है। तो बिफोर ये होता था, हम ये टाइप कास्ट करते थे, बताते थे कि यार एक नंबर पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल गेट करके लाओ। और आफ्टर जेनेरिक्स में क्या हुआ? मैंने वही बता दिया कि यार मैं स्ट्रिंग टाइप की एक लिस्ट यूज करने वाला हूँ, ठीक है, और गेट भी करने वाला हूँ स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर शो, यहाँ पर लिखना नहीं पड़ा, टाइप कास्ट नहीं करना पड़ा। और इटरेटर को भी बता दिया मैंने कि मैं स्ट्रिंग टाइप की स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट को गेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो कंपाइलर को हमने पहले से ही बता दिया है। बिफोर ऐसा करते थे हम। आफ्टर में फिर देखिए, हम जैसे देखते हैं हैश में हमारा की और वैल्यू पेयर होता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग नाम की ली और इंटीजर नाम का मैंने क्या लिया? वैल्यू लिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इंटीजर नाम की ले सकते हैं और स्ट्रिंग नाम की वेरिएबल ले सकते हैं। आप दोनों स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, दोनों इंटीजर भी ले सकते हैं। आ रहा समझे? आप जो लेना चाहे, जो डेटा, जैसे आप मैं लेता हूँ स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इंटीजर डालना पड़ेगा, रोल नंबर। आ रहा है समझ में? और स्ट्रिंग में क्या डाल दूंगा मैं? स्टूडेंट का नेम। तो मैं यहाँ पर की डालूंगा, यहाँ वैल्यू, यहाँ रोल नंबर डालूंगा 01 और यहाँ पर नाम डाल दूंगा ABC। आ रहा है समझ में? तो बिफोर ऐसा होता था और आफ्टर इस तरीके से होता है, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क में इसी तरीके से एक और चीज आती है, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। अब ये ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होता है? डेटा टाइप्स हमारे पास क्या होते थे? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल कैरेक्टर, बूलियन, दीज आर प्रिमिटिव डेटा टाइप। कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट ऐसी आएगी या आती है कि हमको प्रिमिटिव डेटा टाइप को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है। प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो जितना भी यहाँ का पहला कैरेक्टर लिखा हुआ है उसको आप क्या कर दोगे? कैपिटल कर दोगे, ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करने के लिए। when we want to use primitive data type as a object, ठीक है, जावा का बनता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मगर उसको प्योर बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को क्या कर रहे हो? रैप कर रहे हो। इसको रैपर बोलते हैं, रैपर क्लास। दीज आर रैपर क्लास। आप उसको रैप कर रहे हो किसके अंदर? ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। आपकी ये टॉफी है, ये बर्नी की टॉफी है, खुले जार वाली, ठीक है। तो आपने क्या करा? उसको रैपर कर दिया, ठीक है। उसके अंदर क्या करा? एक पन्नी चढ़ा दी और पन्नी चढ़ा के आपने उसको क्या कर दिया? रैप कर दिया। दैट इज रैपिंग, ठीक है, रैपर क्लास। तो ये क्या हुआ? यहाँ पर हमारे सब ऑब्जेक्ट पे क्रिएट हो गया, ठीक है। ये क्यों यूज, हम उसको देखेंगे आगे। जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप को एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं, जब आप क्या करोगे उसको, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट इस तरीके से उसका बनाने वाले हो। इसका भी एग्जांपल है मेरे पास में, हम लोग देखेंगे। जेनरिक हैश मैप, वही स्ट्रिंग और इंटीजर। आया समझ में? ये जेनरिक्स पास कर दिया मैंने, कंपाइलर को बता दिया कि मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू लेने वाला हूँ, ठीक है, और एक मैं इंटीजर लेने वाला हूँ। ऐड करके मैंने क्या करा? यहाँ पर उसको प्रिंट करा लिया, राइट। अब ये देखिए ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग।
ऑटो बॉक्सिंग क्या बोलता है, जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप से ऑब्जेक्ट पे जाओगे, जब आप प्रिमिटिव डेटा टाइप से ऑब्जेक्ट पे जाओगे तो ऑटो बॉक्सिंग, when you go to primitive data type to object, so that is called auto boxing. और अनबॉक्सिंग क्या होती है, जब आप ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव डेटा टाइप पे जाओगे, that is called अनबॉक्सिंग. ऑब्जेक्ट आ रहा समझ में, प्रिमिटिव टू रेपर क्लास, that is ऑटो बॉक्सिंग. और अनबॉक्सिंग क्या होगी इसकी, आप जब ऑब्जेक्ट से किस पे जाओगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप पे जाओगे. इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग. एक मैंने सिंपल क्लास बनाई जिसका नाम है टेस्ट ऑटो बॉक्सिंग, राइट. हम मैंने यहाँ पर क्या करा, एक मेन मेथड बनाई हमेशा की तरह. पहले इसके फायदे पढ़ लेते हैं, इसके फायदे क्या है, राइट. एडवांटेजेस ऑफ ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग लेट्स डेवलपर राइट क्लीनर कोड, एक साफ कोड लिखने के लिए, ठीक है, देता है हमको, मेकिंग इट इजियर टू रीड. ठीक है, आप सही तरीके से, ठीक है, कंपनी में मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं, राइट. जब भी आप कोड लिखते हो तो दूसरा भी उसको आसानी से रीड कर सकता है. एडवांटेज ऑफ ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, नो नीड टू कन्वर्शन बिटवीन प्रिमिटिव एंड रेपर मैन्युअली. ठीक है, इट लेस कोडिंग इज रिक्वायर्ड. आपकी कोडिंग क्या हो जाती है इसके अंदर, लेस हो जाती है. जावा लैंग्वेज सेव द प्रोग्रामर फ्रॉम ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग. ठीक है, प्रोग्रामर एरर, इससे क्या होता है, एरर भी नहीं आती ज्यादा. ठीक है, जावा लैंग्वेज सेव द प्रोग्रामर, ठीक है, फ्रॉम एरर एन एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड. आपको एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना है. जावा प्रोग्राम भी कंप्लीटली आप क्या करते हो, इस प्रोग्राम को, इस क्लास को क्या बनाने वाले हो, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब बनाने वाले हो, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाने वाले हो, जब आप क्या यूज करोगे, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. अब देखिए हम लोग किस तरीके से लिखते थे डबल को, इसी तरीके से लिखते थे. आपने एक वेरिएबल लिया डबल डी इक्वल टू 5.5, ठीक है, डेसिमल वैल्यू ले ली. अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको रैप कर रहा हूँ, मतलब मैं इस डी को, इस प्रिमिटिव डेटा टाइप को एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, किसका, डबल का. तो मैंने यहाँ पर क्या करा, डबल ओडी इक्वल टू न्यू डबल. ठीक है, ओडी को मैंने इसके अंदर पास कर दिया. अब इस ओडी के अंदर क्या मिल गई मुझे वैल्यू, 5.5. क्या मिल गया इसके अंदर मुझे, 5.5. तो मैं क्या करा, मैंने यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप से मैं ऑब्जेक्ट में चले गया हूँ, मैंने उसको कास्टिंग कर दी है. फिर मैंने क्या करा यहाँ पर, ठीक है, ये 2 लाइन का कोड में खत्म हो गया. ये हो गई अनबॉक्सिंग, ऑटो बॉक्सिंग. क्या हो गई यहाँ पर, ऑटो बॉक्सिंग. फिर से समझिए, डबल डी 5.5, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा डी. अब डी के अंदर क्या आ गया, 5.5. अब ये क्या है, मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है. अब मुझे प्रोग्राम को क्या बनाना है, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाना है. तो मैंने क्या करा, डी को यहाँ पर पास कर दिया. ये देखिए डी को मैंने यहाँ पर पास कर दिया, और डबल ओडी, डबल डी, डबल फलाना, कुछ भी मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे सकता हूँ. डबल ओडी इक्वल टू न्यू डबल. तो मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर, डबल के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास कर दिया, डी पास कर दिया. ये क्या हो गया, ऑटो बॉक्सिंग हो गया. क्या हो गया यहाँ पर, ऑटो बॉक्सिंग हो गया. अब अनबॉक्सिंग कैसे करूंगा मैं, मान लो इस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, अनबॉक्स कैसे करूंगा. तो मैंने यहाँ पर क्या यूज करा है, ये देखिए, इस ओडी के अंदर से मैंने डबल वैल्यू निकाली है. क्या निकाली है, इसके अंदर मेथड होती है डबल वैल्यू. तो ये क्या हो गई, अनबॉक्सिंग. अब D1 के अंदर अगेन क्या आ गया मेरा, 5.5. इसी तरीके से कैरेक्टर, इसी तरीके से बुलियन, कैरेक्टर का C इक्वल टू A. अब जैसे मैं इसको क्या करूंगा, बॉक्सिंग करूंगा, तो कैसे करूंगा, कैरेक्टर OC इक्वल टू न्यू कैरेक्टर C, इसको पास कर दूंगा यहाँ पर. अब जो ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, ये क्या हो गई, ऑटो बॉक्सिंग हो गई. ठीक है, और जैसे ही मेरे को वापस से अनबॉक्स करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, OC डॉट कैरेक्टर वैल्यू, और कैरेक्टर C1 के अंदर मैंने उसको गेट कर लिया है. इसी तरीके से बुलियन. अब देखिए मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं. अब मैंने यहाँ पर क्या करा, डी की वैल्यू, ठीक है, डी की वैल्यू किसके अंदर डाल दी, इस ओडी के अंदर डाल दी. ठीक है, सी की वैल्यू मैंने किसके अंदर डाल दी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दी. ठीक है, फिर मैंने बी की वैल्यू किसके अंदर डाल दी, इस ऑब्जेक्ट ऑटो इसमें डाल दी, ओबी में, आपका बुलियन में. उसको रन करके देखेंगे हम लोग. ये देखिए, डी के अंदर क्या है आपका, 5.5. रिजल्ट वही रहेगा, रिजल्ट वही रहने वाले प्रिमिटिव डेटा टाइप और ऑब्जेक्ट में, क्योंकि मैंने क्या करा, प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू किसको असाइन कर दी,
ऑब्जेक्ट को कर दी मैंने। तो 5.5 ये मेरा रिजल्ट आया और मैंने किसके अंदर डाल दिया उसको, ओडी के अंदर। और मैंने यहाँ पर उसको क्या करा, ये देखिए प्रिंट करा लिया। यहाँ पर मैंने क्या करा, उसको प्रिंट करा लिया। ठीक है, इसको और थोड़ा सा समझने के लिए ठीक करते हैं हम लोग। ये था हमारा प्रिमिटिव, ठीक है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है हमारा प्रिमिटिव सी, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट ओसी, ये है हमारा ओबी। 1 सेकेंड, यहाँ पर बी आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा ओ। चला के देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में डबल क्या था, 5.5। फिर मैंने उसको क्या किया, ऑब्जेक्ट में कास्ट कर दिया, तो उसके अंदर भी क्या वैल्यू आ गई मेरी। इस ऑब्जेक्ट को मैंने जब प्रिंट करा है यहाँ पर, ये देखिए ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा है, तो क्या किया इसके अंदर भी 5.5 आ गया। फिर मैंने प्रिमिटिव सी को प्रिंट कराया, तो उसके अंदर ए आ गया, ये देखिए ए। ठीक है, इसको प्रिंट कराया मैंने तो ए आ गया मेरे पास में। फिर मैंने इसको ऑब्जेक्ट में कास्ट कर दिया, उसके बाद भी मेरे पास क्या आया, ए ही आएगा, राइट। बुलियन में मैंने क्या करा, यहाँ पर बी को ट्रू करा तो ट्रू आ गया। तो फिर मैंने उसको ऑब्जेक्ट से निकाला तो क्या आया, तो भी मेरे पास में यहाँ पर ट्रू आ गया। अब इसको अनबॉक्सिंग कैसे कर दी मैंने, अब अनबॉक्सिंग कैसे करी मैंने, ये तो क्या थी, बॉक्सिंग थी। क्या थी ये, बॉक्सिंग थी। ये यहाँ पर हुआ है बॉक्स, क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर हुआ है बॉक्सिंग। 1 2 3 जगह क्या हुई है, बॉक्सिंग हुई है। तो यहाँ तो मैंने क्या प्रिंट करा है, प्रिमिटिव डेटा है ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप को प्रिंट करा है। और यहाँ पर मैंने किसको प्रिंट करा है, ऑब्जेक्ट को। प्रिमिटिव से मैंने क्या कर दिया, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने उसका। ठीक है, अब अनबॉक्सिंग के लिए देखिए D1, अनबॉक्सिंग में यहाँ पर मैंने क्या करा, वापस से ओडी डॉट डबल वैल्यू अनरैप कर दिया मैंने उसको। ठीक है, मैंने उसकी पन्नी वापस से निकाल दी और उसको क्या बना दिया मैंने, D1 के अंदर गेट कर लिया मैंने। अब मैं देखिए इसको यहाँ पर लिखता हूँ इस तरीके से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्या था हमारे ऑब्जेक्ट का नाम, D1। अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, यहाँ पर D1 प्रिंट करना आने के लिए। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, अनबॉक्सिंग, क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अनबॉक्सिंग। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इन दूसरों को भी C1, तो यहाँ पर क्या है हमारा P1। मैंने क्या किया यहाँ पर, प्रिमिटिव से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट से मैंने वापस से उसको क्या कर दिया, प्रिमिटिव बना दिया है। ठीक है, ये देखिए, तो प्रिमिटिव में क्या था 5.5, जैसे ही मैंने उसको बॉक्स करा तो उसके अंदर क्या आ गया,
5.5 वैल्यू वही रहने वाली है, बट हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव, दैट इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ठीक है, ये अनबॉक्स कर दिया मैंने, रिजल्ट सेम आने वाला है मेरा, ए ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, डेफिनेशन जब हम लिखेंगे तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, व्हेन वी वांट टू, ठीक है, व्हेन वी वांट टू, ठीक है, क्या करते हैं हम, व्हेन वी वांट टू गो टू प्रिमिटिव डेटा टाइप टू ऑब्जेक्ट, दैट टाइम वी आर यूजिंग रैपर क्लासेस फॉर ऑटो बॉक्सिंग, और जब भी हम ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव डेटा टाइप जाएंगे दैट इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। ठीक है, तो इसका यूजेस हमने देख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका यूज क्यों होते हैं। ठीक है, क्लीन कोड के लिए होता है, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बनाने के लिए होता है। ठीक है, प्रोग्राम लेस कोडिंग होती है, प्रोग्रामर दूसरा डेवलपर उसको अच्छे से पढ़ सकता है, देख सकता है। ठीक है, अनबॉक्सिंग देखिए हमने, देखिए यहाँ पर भी वो एग्जांपल है, डबल टी इक्वल टू 5.5, फिर मैंने जैसे ही उसको ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या कर दिया मैंने, डबल का ऑब्जेक्ट बना के न्यू डबल पास कर दिया और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसके अंदर ले ली, दैट इज बॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के लिए मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करा, एक मेथड होती है डबल वैल्यू, अगर ये कैरेक्टर होता तो क्या होती है यहाँ पर कैरेक्टर वैल्यू, अगर ये बुलियन होता तो क्या होती है बुलियन वैल्यू। तो मैंने क्या करा यहाँ पर डबल वैल्यू, और D1 के अंदर वापस से मैंने 5.1 को गेट कर लिया, इसी तरीके से कैरेक्टर और इसी तरीके से बुलियन। अगेन सेम ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, int I equal to 5, ठीक है, नीचे लिखने का तरीका बदल दिया है, इंटीजर ओबीजे इक्वल टू आई, ऑटो बॉक्सिंग हो गई है, और ओबीजे के अंदर से के निकाल लिया है, ये अनबॉक्सिंग हो गई है। राइट, थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हैं वापस से, कलेक्शन फ्रेमवर्क को क्या क्या सीखा हमने इसके अंदर। हमने देखा इट इज अ सेट ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस, ये हमारे क्या है इंटरफेसेस है, सेट लिस्ट क्यू शॉर्टेड में, जहां जहां शॉर्टेड आता है मतलब ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में काम करता है। कलेक्शन हमने देख लिया, सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, इंटरफेस में हमारे पास होता है कलेक्शन सेट लिस्ट क्यू, कॉन्क्रीट क्लासेस मतलब जो चाइल्ड क्लासेस होगी, जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, अरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, तो अरे लिस्ट हेड में और हेड सेट का होते हैं कॉन्क्रीट क्लासेस होती है। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज क्यों होता है, सॉर्टिंग सर्चिंग के लिए होता है। ठीक है, जो डेटा हमारा एल्गोरिथम कौन कौन सी फॉलो करता है, सॉर्टिंग सर्चिंग, हम उसके अंदर ऐड भी करते हैं डेटा को, क्या करते हैं। ठीक है, एग्जांपल सेट का, सेट डजंट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, दिस कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, लिस्ट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑर्डर में डालोगे उसी तरह से कलेक्शन बाहर आएगा। सेट इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, 8 पहले भी आ सकता है, 4 बाद में भी आ सकता है। ठीक है, क्यू क्यू हमने देखा था लिंक लिस्ट का एग्जांपल देख के, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये इंसर्शन डिलीशन के लिए होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जैसे 1 तो क्यू में सबसे पहले क्या है 1, जैसे मैं करूंगा यहाँ पर रिमूव मेथड चलाऊंगा तो सबसे पहले क्या डिलीट होने वाला है 1। आ रहा है समझ में। ठीक है, मैप इज की एन वैल्यू पेयर, की मस्ट बी यूनिक, वैल्यू कैन बी एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये की क्या होगी, यूनिक होगी, 1 में दोबारा नहीं लिख सकता हूं। आ रहा है समझ में। ठीक है, वही की वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, कलेक्शन सेट लिस्ट क्यू मैप शॉर्टेड सेट शॉर्टेड मैप। अब शॉर्टेड आ गया मतलब कि क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में काम करने वाला है। पहले लिस्ट यूज करते थे तो क्या ड्रॉबैक था उसका, आपको इनिशियलाइज करना पड़ता था, पहले से बताना पड़ता था कि आप लिस्ट की साइज क्या रखने वाले हो। ठीक है, और वो फिक्स होती थी, जैसी पिक्चर में आता है अरे लिस्ट, कलेक्शन फ्रेमवर्क का अरे लिस्ट, तो आपको साइज लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करा, डेटा को ऐड करा और क्या करा यहाँ पर प्रिंट करा लिया। ठीक है, इसके अंदर कुछ मेथड्स होती है जो हमने देखी थी, ऐड होती है, ऐड ऑल होती है, क्लियर और दिस। ठीक है, इटरेटर होता है और एक इन्यूमरेशन होता है जो आज हमने देखा है। ठीक है, ऐसी लिस्ट की मेथड्स होती है बाय डिफॉल्ट, हम देख चुके हैं सब। सेट में होती है रिमूव सेट और इंडेक्स ऑफ, क्यू हमने देख लिया है। ठीक है, क्यू के अंदर क्या होती है, ऑफर होती है ऐड करने के लिए। ठीक है, पोल होती है काय के लिए, रिमूव करने के लिए।
और पिक क्या होती है, पहला एलिमेंट गेट करने के लिए। ठीक है, सभी के एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। अगेन ये मैप की मेथड से क्लियर कंटेंस एंट्री सेट। ठीक है, एंट्री सेट से हम कीज निकाल रहे थे, क्योर वैल्यू पेयर, गेट की से की निकाल ली, पुट क्योर वैल्यू पेयर ऐड करने के लिए होता है हमारे पास में। साइज है इसके अंदर, वैल्यूज है, एक कलेक्शन का चार्ट है मेरे पास में जिसके अंदर इंटरफेस कौन कौन से हो गए, सेट, लिस्ट और मैप। अब इनके चाइल्ड कौन कौन से हो गए, सेट का होता है एस सेट, ट्री सेट, लिस्ट का होता है अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक, मैप में हमने देखा हैश मैप और हैश टेबल और ट्री मैप। अगेन वही कॉन्क्रीट क्लास, तो सेट की क्या होती है, हैश सेट और हैश टेबल। ठीक है, और क्या होती है, ट्री सेट और, ठीक है, बाइनरी ट्री सेट। ठीक है, ये क्या करता है, बैलेंस ट्री। अगेन शॉर्टिंग ऑर्डर, शॉर्टेड आ गया मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट से हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, अरे लिस्ट, और क्या यूज करते हैं, लिंक लिस्ट, और क्या यूज करते हैं, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, सिंक्रोनाइज होता है, एक बार में एक ही थ्रेड यूज कर सकता है। मैप के अंदर क्या आता है, हैश मैप और ट्री मैप और हैश टेबल। अरे लिस्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, ये हमने देखा था, अरे लिस्ट एल इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, उसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। आ रहा है समझ में, ये मैंने 3 स्ट्रिंग यहाँ पर, ठीक है, और गेट करने के लिए मैंने इंडेक्स नंबर से क्या करा, उसको गेट यहाँ पर कर लिया। ठीक है, वेक्टर, अब वेक्टर का यूज क्यों करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी अरे लिस्ट है, तो व्हेन वी वांट टू मेक आवर कलेक्शन, ठीक है, सिंक्रोनाइज, दैट टाइम वी आर यूजिंग वेक्टर। तो वेक्टर क्लास होती है, और क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वेक्टर वी इक्वल टू न्यू वेक्टर, राइट। और मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया है। अब अरे लिस्ट से एलिमेंट किस तरीके से रीड कर सकते हैं, पहला तरीका है हमारा फॉर ईच, ठीक है, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। और दूसरा तरीका होता है हमारे पास टू स्ट्रिंग मेथड। हमने ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड देखी थी टू स्ट्रिंग, तो ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड से टू स्ट्रिंग क्या करती है, आपको इस पूरे कलेक्शन को क्या कर देगी, वो प्रिंट करने वाली है। ठीक है, 3 तरीके से निकाल सकते हैं हम, कलेक्शन से गेट करके मेथड यूज करके भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करके भी कर सकते हैं, और टू स्ट्रिंग मेथड से भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक एलिमेंट को रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इटरेटर। ठीक है, इटरेटर इज यूज्ड टू इटरेट ऑल द कलेक्शंस एलिमेंट। इटरेटर हैज 3 मेथड्स, कौन कौन सी होती है, हैश नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। वेरी गुड, ठीक है, हैश नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। ठीक है, इटरेटर से गेट करने का कोड है, सेट से भी आप गेट कर सकते हैं, वेक्टर से भी गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इटरेटर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने यूज करा है हैश टेबल एंड हैश मैप। तो मैप इज अ की इन वैल्यू पेयर, आप हमेशा आपको 2 पैरामीटर डालना पड़ेंगे, ध्यान रखना जब भी आप यूज करोगे हैश मैप या हैश टेबल, राइट। तो आपने तो सब पैरामीटर डाले और आपने क्या करा, की डाल के वैल्यू गेट कर लिए यहाँ पर। अगेन डिफरेंस बिटवीन हैश मैप एंड हैश टेबल, तो अगर आप सिंपल सा बोलोगे कि हैश मैप क्या होता है, एसिंक्रोनस होता है, नॉट थ्रेड शेप होता है, और हैश टेबल क्या होती है, थ्रेड शेप होती है, सिंक्रोनाइज होती है। फिर वो पूछेगा व्हाट इज सिंक्रोनाइज, तो आप बोलोगे एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड कैन शेयर द रिसोर्सेज। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड वेक्टर। अगेन सेम चीज आपको बोलना है। ठीक है, सिंक्रोनाइज एंड एसिंक्रोनाइज। आज हमने देखी डिफॉल्ट कैपेसिटी वेक्टर की 10 होती है, अरे लिस्ट की 10 होती है, ठीक है, हैश टेबल की 10 होती है, और आप पैरामीटर पास करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं। आप इनिशियल पैरामीटर भी बता सकते हैं, और कितने कितने से आप इंक्रीज कर रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं, और साइज से आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। इसी टाइम से आपको पूछेगा कि आप इन्यूमरेशन कब यूज करेंगे, तो आप बोलोगे व्हेन वी वांट टू मेक कलेक्शन रीड ओनली, दैट टाइम वी आर यूजिंग इन्यूमरेशन। जब आपको रीड ओनली कलेक्शन बनाना है, कोई इसके अंदर रिमूव मेथड यूज नहीं करें। ठीक है, बट क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, ये आपको सब देखना है, स्लाइड्स पर सब इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई है। अब कभी कभी आपके ऊपर टास्क आ जाएगा कि यार हमको अरे लिस्ट को सिंक्रोनाइज बनानी है, क्या बनानी है, सिंक्रोनाइज बनानी है, तो दैट टाइम वी आर यूजिंग कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज लिस्ट। तो आप क्या करेंगे, उस अरे लिस्ट को ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा था
कि आप मेक श्योर हो जाओ, उसके लिए हम यूज करेंगे सिंक्रोनाइज ब्लॉक। आप क्या करोगे, सिंक्रोनाइज ब्लॉक यूज करोगे, ठीक है। तो आप मेक श्योर हो जाओगे कि हाँ मेरे पास जो लिस्ट है वो क्या है, फुली सिंक्रोनाइज लिस्ट है। इसी तरीके से सेट के लिए यूज करूंगा सिंक्रोनाइज सेट, उसी तरीके से मैप के लिए यूज करूंगा सिंक्रोनाइज मैप। जेनरिक्स हमने देखा है, इट इज न्यूली एडेड फीचर्स इन जेडीके 1.5, जेडीके 1.5 से आया हुआ है, ठीक है। अब जेनरिक्स में अपन क्या कर रहे हैं, इट इज अ वे टू यू टू कम्युनिकेट द टाइप ऑफ कलेक्शन टू दी कंपाइलर। कंपाइलर को हम पहले से ही बता देते हैं कि मैं किस टाइप का डेटा टाइप यूज करने वाला हूं, ठीक है। जेनरिक्स के पहले क्या होता था, आप सिंपल अरे लिस्ट बनाते थे, उसके अंदर कुछ ऐड करते थे। अब गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, यहाँ कास्टिंग करना पड़ती थी, टाइप कास्टिंग। तो आपने लिखा एल डॉट गेट वन, तो गेट वन पे यहाँ पर क्या है, इंटीजर, ठीक है, क्या है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। तो आपने इंडेक्स पास करा है यहाँ पर, तो इंडेक्स पास करा है और वैल्यू को किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग करना पड़ेगी। तो आपने स्ट्रिंग पास करके str के अंदर वैल्यू को सेव कर दिया। अब यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, 2 1, क्योंकि 0 पे और कुछ है, 0 पे ये है और 1 पे क्या है 2, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 2। आ रहा समझ में। इसी तरीके से अपने इटरेटर में अगर आप चलाओगे तो आपको इटरेटर को भी बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप का, आपको कास्टिंग कर दिया आपने यहाँ पर, ठीक है, आपने क्या कर दिया यहाँ पर, कास्टिंग कर दी है। अब जेनरिक्स आने के बाद में क्या हुआ, देखिए, जब भी मैंने लिस्ट को डिक्लेयर करा या किसी वेक्टर को डिक्लेयर करा या किसी हैशमैप को डिक्लेयर करा, तो मैंने उसी टाइम पे लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगा के डिक्लेयर कर दिया कि मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को ऐड करने वाला हूं। तो यहाँ आई डॉट आ रहा है एल डॉट वन, एल डॉट एड टू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, स्ट्रिंग से टाइप कास्ट करा नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एल डॉट गेट वन। आ रहा समझ में। फिर मैंने क्या करा, इटरेटर को बता दिया कि मैं किस टाइप की लिस्ट को गेट करने वाला हूँ, स्ट्रिंग टाइप की, जिसमें सारे डेटा, सारे एलिमेंट्स कौन से हैं, स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो सारे डेटा को मैंने यहाँ पर गेट करके क्या किया, घुमा के, और रिजल्ट को मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा लिया है। आया समझ में, बिफोर एंड आफ्टर। ये देखिए, बिफोर में कुछ भी आप डिक्लेयर नहीं करते थे, हैशमैप आपने दो तरीके से लिया है, स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का। ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर इंटर भी हो सकता है, इंटीजर इधर भी आ सकता है, स्ट्रिंग इधर भी आ सकता है। आ रहा समझ में। अब जिस टाइप का आप लेना चाहो डेटा टाइप यहाँ पर ले सकते हो, और उसी टाइप की आप क्या कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। इसके साथ में हमने एक और चीज देखी आज, ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। व्हेन वी वांट टू यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप एज अ ऑब्जेक्ट, दैट टाइम वी आर यूजिंग ऑटो बॉक्सिंग, एंड व्हेन वी वांट टू मूव ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट टाइम वी आर यूजिंग अनबॉक्सिंग, दैट इज कॉल्ड ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी खुली चॉकलेट से दिख रही है आपको, ये जार के अंदर क्या है, खुली चॉकलेट, आपने उसको रैप कर दिया, रैपर क्लास। तो आपने क्या किया, वहां पर चॉकलेट के अंदर रेपर लगा दिया है, रेपर होता है, तो चॉकलेट के अंदर आपने क्या करा, रेपर। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, लेस कोडिंग करने के लिए पड़ी है। डेवलपर फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना चाहता है, इसके लिए पड़ी है। आ रहा समझ में, कोड आपका नीट एंड क्लीन है, इसके लिए इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। डबल डी हम इस तरीके से लिखते थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप को जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, डबल डी, ठीक है, ओबीजे इक्वल टू न्यू डबल डी, और मैंने इसके अंदर क्या पास कर दिया, डी को पास कर दिया। तो ये क्या हो गई, बॉक्सिंग, क्या हो गई, ये बॉक्सिंग हो गई। और अगेन जब मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर से वापस से मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप निकालना बनाना चाहता हूं, तो दैट इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। तो ऑब्जेक्ट के अंदर होती है डबल वैल्यू, तो इसके अंदर से मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से D1 प्रिंट करा लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो 5.5 यहाँ भी रहने वाला है, 5.5 यहाँ भी रहने वाला है, और 5.5 यहाँ भी रहने वाला है। आ रहा है समझ में। इसी तरीके से कैरेक्टर और इसी तरीके से बुलियन, ठीक है, डन। आई थिंक वी हैव डन विद द कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। कोर जावा कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम लिखने वाले हैं सभी की डेफिनेशंस, पूरे कोर जावा के जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे पास में, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, उनकी डेफिनेशन। उसके बाद में हम चालू करेंगे 1 तारीख से JDBC, आवर नेक्स्ट टॉपिक इन एडवांस जावा, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। अभी तक हम सारे प्रोग्राम हमारे इंग्लिश पे लिख रहे थे और कंसोल पे ही प्रिंट करके देख रहे थे। आने वाले टाइम में हम देखेंगे किस तरीके से हमारे प्रोग्राम के डेटा को हम डाटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट
कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, राइट? ठीक है,